नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास पार्ट 3 रहीम दास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जो दो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न गागर में सागर भरने का काम करते हैं, क्योंकि हम एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों का उत्तर हल करना सीखते हैं। इसलिए 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्नों को समझने का प्रयास करें कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कम समय में हम अधिक याद कैसे करें और किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए पूरी क्लास को, हर एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, हमारे जो एग्ज़ाम है 12वीं बोर्ड के मई में है। आपके पास पर्याप्त समय है। हमारा सिलेबस 40% कम हो गया है, तो आप 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अध्ययनशील रहना होगा। तो चलिए हम करते हैं रहीम। तो आप सबसे पहले जब इस वीडियो को देखें तो नीचे कमेंट्स करके बताएं कि रहीम दास का पूरा नाम क्या था और वे किसके दरबार में रहते थे। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश दोहे के माध्यम से रहीम क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा दोहा नहीं लिखा है, और एग्जाम में कई बार पूरा दोहा लिखा हुआ आता है और कई बार 2-3 शब्द ही लिखे हुए होते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीम क्या संदेश देना चाहते हैं, तो देखिए, आप जब हमने पाठ पढ़ा था रहीम, तो मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो रहीम है वो नीति सम्राट है। हमारे हिंदी साहित्य में कवि गिरधर कविराय, कबीरदास, तुलसीदास, कृपाराम खिड़िया और रहीम, इन्होंने हिंदी साहित्य के नीति कोश को समृद्ध किया है। उनमें रहीमदास जी का भी स्थान बड़ा सर्वोपरि है। और रहीमदास जी जो थे वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे एक अच्छे कवि थे, साहित्यकार थे। इसके साथ भी उनमें और भी बहुत से गुण थे जो आपको मुझे कमेंट्स करके बताने हैं, क्योंकि इसका आंसर अभी जो पहले प्रश्न पूछा उसमें समाहित है। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उपयुक्त दोहे में साहित्य साधक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि। देखिए, यहाँ उपयुक्त दोहे की जगह आप जब एग्जाम में प्रश्न का उत्तर करते हैं तो आप लिखेंगे मान और डॉट डॉट करके सीधा लिख सकते हैं इस दोहे में। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता रहेगा, उपयुक्त शब्द की जगह आप मान सहित 2 शब्द करके डॉट डॉट करके लिखेंगे दोहे में। इससे उसको प्रश्न पता रहेगा, उसको पेपर खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। दोहे में साहित्य साधक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि रहीम ने समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पौराणिक घटना के अंकन द्वारा सम्मान वर्धक व स्वाभिमानानुकूल, यानी स्वाभिमान के अनुकूल कार्य करने का नीति परक उपदेश दिया है। ये जो 2 शब्द हैं वह इस प्रश्न की जान है। ये शब्द आपको हर हाल में लिखने हैं, अन्यथा पूरे प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत सिद्ध हो जाएगा। क्या मतलब? स्वाभिमान के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कवि के अनुसार आदर सहित विषपान करने के कारण भी देवों के देव महादेव जगत के स्वामी कहलाए, वहीं सम्मान रहित विषपान, अमृतपान, विषपान नहीं अमृतपान करने पर भी दैत्य राहु को सुदर्शन चक्र से अपना सिर कटवाना पड़ा। अतः हमें सदैव प्रतिष्ठा परक कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि मान सहित विष धारण की जगह आपको पान लिखना है। विषपान होता है। मान सहित विषपान अपमान सहित अमृतपान से कहीं अधिक उत्तम है। अर्थात हमें जीवन में वे कार्य करने चाहिए जो हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाए। अब समुद्र मंथन की पौराणिक घटना तो आप जानते हैं, एग्जाम में वो घटना भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में। तो वहां से जो भी अतुल धन संपदा निकली उसका बंटवारा हुआ, लेकिन जैसे ही विष का कलश निकला तो उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो महादेव शिव ने जब उसका विष का पान किया तो वो देवों के देव महादेव कहलाए और नीलकंठ के नाम से जाने गए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप पेपर में चेक कर सकते हैं। रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है। देखिए बच्चों, रहीमदास के जो दोहे हैं वो नीति काव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और वो चुना हुआ गुलदस्ता है मुक्तक का, यानी हर एक दोहा एक दूसरे से स्वतंत्र है। किसी भी दोहे से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको रहीम के सारे दोहे पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम जो मैराथन क्लास और करेंगे हमारे काव्य खंड के सारे चैप्टर्स की,
जिसमें आप सभी की जो जो समस्याएं हैं, जिस दोहे का, जिस काव्यांश का अर्थ आपको नहीं आता, आप उस लाइव क्लास में पूछ लेंगे। तो प्रश्न है हमारा, रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है? यह दुआ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन पीरी पीरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार दोहे द्वारा सज्जन व्यक्ति की, सज्जन मित्र की महत्ता को अपरिहार्य प्रदर्शित करते हुए, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है कि जिसका परिहार नहीं किया जा सकता। आपने रामचंद्र शुक्ल पाठ में पढ़ा होगा, अपरिहार शब्द आया था। अपरिहार का मतलब भी होता है कि जिसको टाला नहीं जा सके। समझ रहे हैं आप कि साध्य और भय, असाध्य भय, असाध्य भय में देखा था ना, अपरिहार यानी जिस दुख के कारण का परिहार नहीं कर सकते, जिसको टाल नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि इसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और आप 12th क्लास में, अब आप 10th क्लास की तरह काम करेंगे तो आपको 100 ऑफ 100 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो सज्जन मित्र की महत्ता को अपरिहार्य प्रदर्शित करते हुए उनकी उपेक्षा कदापि नहीं करने का नीतिगत उपदेश दिया है। ये जो 2 पंक्तियां हैं इस प्रश्न के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि आप इन पंक्तियों को नहीं लिखते हैं तो आपके पूरे प्रश्न का आंसर लिखने का जो मतलब होता है वह बेकार हो जाएगा। जो कि प्रासंगिक है, इसमें से की शब्द हटा दीजिए आप। नीतिगत उपदेश दिया है जो प्रासंगिक है। कवि के अनुसार जिस भांति कंठ की शोभा वृद्धि करने वाले अमूल्य मुक्ताहार के अनेक बार वियोजित यानी टूट जाने पर भी हम उसे पुनः संयोजित करते हैं, उसी भांति हमारे चरित्र को परिष्कृत करने वाले श्रेष्ठाचारी सज्जन मित्रों के अनेक बार रुष्ट हो जाने पर भी हमें उन्हें पुनः मना लेना चाहिए। तभी हमारे चरित्र में पवित्रता का समावेश व सदाचार का विकास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप मानते हैं कि रहीम की रचनाएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक व पठनीय है? संकलित दोहों के आधार पर स्पष्ट करें। अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। तो क्या आप मानते हैं कि आज से लगभग 400 वर्षों पूर्व लिखी गई रचनाएं आज भी प्रासंगिक है? तो बिल्कुल प्रासंगिक है। समय के साथ नीति के मानदंड और मूल्य बदल जाते हैं। बहुत बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि ये जो नीतियां है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल सार्थक प्रतीत नहीं होती है। और हमें ना ये देखने को मिलता है कि हम सोचते हैं कि किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती है, यथार्थ में कुछ और ही है। लेकिन फिर भी रहीम के दोहे जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो प्रौढ़ अनुभव है वो हमें ये दर्शाते हैं कि आज भी समाज में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो चलिए हम प्रश्न का उत्तर करते हैं। मिर्जा खां की उपाधि से अलंकृत नीतिपरक दोहों के अप्रतिम रचयिता पद्य शिरोमणि रहीम के द्वारा आज से 400 वर्ष पूर्व रचित नीतिगत दोहे कवि की विद्वता, बहुज्ञता, उदारता व व्यापक सांसारिक अनुभवों के उत्कृष्ट परिचायक हैं, जो नीति काव्य में वृंद बिहारी आदि कवियों से भी उच्च कवि के सर्वोपरि स्थान की प्रामाणिकता को प्रत्यक्ष करते हैं। समय के साथ नीतियों के विषय व उनके प्रस्तुतिकरण के ढंग में परिवर्तन के कारण अनेक नीति कथन पुराने व अनुपयोगी हो जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि समय के साथ कुछ नीति कथन जो है ना वह अप्रासंगिक सिद्ध हो जाते हैं, किंतु कवि के जीवन के प्रौढ़ अनुभवों पर आधारित दोहे वर्तमान समय में भी तत्काल की भांति पूर्णतया प्रासंगिक व पठनीय है। यह तत्काल की जगह आपको लिखना है तात्कालीन। क्या लिखना है? तात्कालीन। तात्कालीन शब्द का मतलब होता है उस समय की व्यवस्था, और आज का आगे लिख दिया है आज की भांति। तो तत्काल की जगह क्या लिखना है बच्चों? तात्कालीन। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूरे पाठ का सारांश है ये। तो हमें इनमें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दोहा आपको पूरा याद होता है तो पूरा लिख दीजिए। यदि आपको पूरा याद नहीं है तो उसके पहले और आखिरी शब्द याद कर लीजिए और बीच में ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, ठीक है। रहीमन ने देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवारी। और कई बार गागर में सागर भरने के लिए भी हमको दोहे की पहले और दोहा याद होते हुए भी हम पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि हम पूरे पूरे दोहे 2-3 लिख देंगे तो हमारे 80 शब्द तो वहीं कंप्लीट हो जाएंगे। और हमें क्या करना है,
80 शब्दों में, अर्थात हमें बिहारी की तरह गागर में सागर भरना है, भाषा की समाहार शक्ति का प्रयोग करना है, तो हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को व्यक्त करना है। यही हमारी परीक्षा है। दोहे में कवि ने सरल, सुबोध व प्रभावी भाषा शैली में लोगों की लघुजन या वस्तु को उपेक्षित करने की नीति पर कटाक्ष करते हुए तलवार व सुई के दृष्टांत द्वारा समयानुकूल प्रत्येक वस्तु को महत्वपूर्ण बताते हुए वस्तु को कदापि तिरस्कृत न करने के साथ उपयुक्त आकलन का नीतिगत संदेश भी दिया है। अब यदि लास्ट वाली पंक्ति आपसे याद नहीं होती है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण बताया है, बस। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। थोते बादल क्वार के जू रहीम गहरात, ये दोहा पढ़ा ना हमने, तो हमने छोटा सा लिख दिया थोते बादल क्वार के। दोहे में कवि ने क्वार के महीने के मात्र गरजने व ना बरसने वाले बादलों के उदाहरण द्वारा धनी जन के निर्धन होने के पश्चात उनके द्वारा ऐश्वर्य व धन धान्य से परिपूर्ण अतीत की स्मृतियों को उजागर करने की अंतर्निहित अहंकारमयी नीति को प्रकट किया है। अगला है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होय। क्या ये चीज पहले और आज समान रूप से लागू होती है आपको? और आज भी वही चीज है जो पहले थी, इसीलिए समय के साथ भले ही सब कुछ परिवर्तित हो गया, लेकिन रहीम के दोहे आज भी प्रासंगिक है। दूध को फटने के बाद उसमें से कितना भी मथा जाए, माखन नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार से यदि दो व्यक्तियों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है तो कितनी भी कोशिश करो वो पहले जैसा नहीं होता है। कवि ने सर्वजन को स्वसम्मान व प्रतिष्ठा की ओर सावचेत करते हुए दूध के फटने के पश्चात मक्खन न बनने के दृष्टांत द्वारा बिगड़ी बात के पुनः बनने या संभलने को असंभव या दुष्कर बताया है, जो कि पूर्णतः प्रासंगिक है। इस प्रकार उपयुक्त दोहों से स्पष्ट है कि अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि रहीम द्वारा सरल तथा हृदय को प्रभावित करने वाली भाषा शैली में नीति काव्य की चिरस्थायी सृष्टि की है, जो उनके सर्वोपरि स्थान के साथ वर्तमान में प्रासंगिकता को भी पुष्टित करती है। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित उत्तर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। रहीम के नीतिगत दोहों के आधार पर उनके लोक व्यवहार की सीख को समझाइए। ये 2018 में पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या करना है हमको? सिर्फ लोक व्यवहार की सीख। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा के अमरदीप महाकवि बिहारी नहीं रहीम मुस्लिम होते हुए भी सर्वधर्म के प्रति सम्मान आदर भाव रखते थे। आप रहीम जो है राजनीति वेता, यहाँ से जो है ना आपको आप शब्द हटा देना है। आप शब्द हम सिर्फ और सिर्फ कवि परिचय, कवि के जीवन और साहित्यिक जो परिचय है ना उसी में प्रयुक्त करते हैं, क्वेश्चन आंसर में नहीं कर सकते हैं। तो आप नहीं लिखना आपको। रहीम जो है राजनीति वेता, वीर योद्धा व भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनके द्वारा रचित अप्रतिम नीति परक दोहों में जीवन उपयोगी विषयों को लक्षित करने के साथ साथ व्यवहार कुशलता, आपने शब्द को हटाना है आपको हर जगह, व्यवहार कुशलता, उदारता, सहानुभूति, सज्जनता, परदुख कातरता, सत्संगति, बड़प्पन, स्वाभिमान आदि मानवीय गुणों व लोक व्यवहार की सीख मिलती है। तो कौन कौन से लोक व्यवहार की सीख मिलती है जो यहाँ पर बताए जा चुके हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत छांट के उदाहरण लिखने हैं। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल ही है इसमें। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अटिले है लोग सब बांटी ले है न कोई। कितनी अच्छी लोक व्यवहार की बात की है कि अपने मन की व्यथा मन में ही छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि संसार का नजरिया हो गया है, संसार बड़ा स्वार्थी है, सुनकर हमारी बातों पर हंस लेता है, लेकिन हमारी व्यथा को बांटने वाले सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। दोहे में कवि ने हृदय व्यथा को अंतर मन में ही रखकर जग हंसाई से बचने का बुद्धिमानी पूर्ण नीतिगत उपदेश भावानुकूल शैली में प्रस्तुत किया है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, हम कर चुके हैं ना। कवि ने स्वच्छ चरित्र के विकास व परिष्कार हेतु अपने श्रेष्ठाचारी सज्जन मित्र के साथ रहने की सलाह दी है। अगला देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्त की गांठ। कवि ने अपने व्यापक सांसारिक अनुभव से पुष्टित करते हुए मिश्री के उदाहरण द्वारा वाणी की मधुरता के महत्व को उजागर करने के साथ ही सदैव संयमित, कर्णप्रिय, विनम्र व मधुर वाणी बोलने की सुंदर सीख दी है। इस प्रकार पद्य शिरोमणि रहीम ने अपने नीतिगत दोहों के माध्यम से सर्वजन को लोक व्यवहार की अद्भुत शिक्षा द्वारा अपने
चरम स्तरीय काव्य ज्ञान को प्रमाणित किया है। इस कारण कवि रहीम, आपकी जगह कवि रहीम हिंदी साहित्य जगत के अनुपम मोती थे और हमेशा रहेंगे। इसी के साथ एक पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं बच्चों बहुत सारे होते हैं, किसी भी दोहे को लेकर पूछा जा सकता है। लेकिन जो बड़े प्रश्न आते हैं वो आपको बताए जा चुके हैं, उनसे बाहर नहीं आता है। लेकिन छोटे प्रश्नों के लिए आपको पूरे पाठ का अध्ययन करना है। बच्चे अक्सर कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैडम हमको तो याद ही नहीं होता है, हम क्या करें, हम कहाँ से पढ़ें, हमें नोट्स भेज दो। आपको पूरा सिलेबस 3 किताबें पढ़ाई जा चुकी है यूट्यूब पर। आप एक क्लास को देखिए, कम से कम उस एक एक वीडियो को, क्लास को 2-2 बार देखिए। जब तक आप उसे पढ़कर स्वयं के नोट्स नहीं बनाएंगे, आप ये जो कल्पना करते हैं ना शॉर्ट में निपटाने की, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। यदि आपको 100% चाहिए तो एक बड़ी सफलता के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं लिखना पड़े और 100 में से 100 मिल जाए, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी जो एक पुस्तक के 4 पाठ शेष रहे हैं, जिसकी पहली क्लास संडे को होगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा एक पार्ट सूरदास के क्वेश्चन आंसर बाकी है, वो कंप्लीट होते ही हमारी 3 पुस्तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।